तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ाया था तब मैंने कुछ बातें बोली थी आपको, क्या क्या होती है। एक डेफिनेशन बोली थी, वो डेफिनेशन मैंने कहा था यदि याद रखना, ये आपको सब कुछ बता देगा। क्या था, क्या डेफिनेशन थी? पेज पलट के देखना पड़ रहा है, मतलब कॉपी नहीं पढ़ते हो ना? बिल्कुल नहीं पढ़ते कॉपी, मतलब कैसी नालायक है, मेरे सामने मुंह पे पेज पलट रहे हो। पलटो तो भी देखते हैं। बताओ। खत्म कहानी। याद है कहीं लिखवाया था, नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड पॉइंट चेक करो, जब इसका डेफिनेशन लिखी थी। नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर ऐसे अगर कॉपी पढ़ोगे तो फिर तो भूल जाओ तुम क्लास 11 आने वाले टॉपिक्स, तो फिर कहीं दूर दूर तक हवा भी नहीं लगेगी तुम लोगों को। एक और टर्म बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या कहानी होती है? डेफिनेशन तो लिख दी मैंने। तो यार एक सच बात बताऊं आपको, पोटेंशियल एनर्जी की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई टर्म भी नहीं है, और ना पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला है। फिजिक्स में डिफाइंड ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या कंफ्यूज कर रहे हो सर, इतनी सारी कहानी लिखवा दी और बोल दिया। फिजिक्स में डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितने भी आपने फॉर्मूलेज वगैरह पढ़े ना, सब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का होता है, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ होता ही नहीं फॉर्मूला। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी बच्चों, अगर मैं बोलूं डेल्टा यू, ये किसके बराबर होगा? नेगेटिव वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? इंटरनल और कंजर्वेटिव फोर्स। जरूरी चीज क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या इस कहानी को मैं माइनस वर्क डन के फॉर्मूले को क्या एफ कंजर्वेटिव डॉट डी एक्स डी वाई या डी जेड लिख सकता हूँ? बेटर है मैं इसको डी आर लिख दूँ, आप समझ लेना। जब डी एक्स की जरूरत हो डी एक्स, डी वाई की जरूरत हो डी वाई, तीनों की जरूरत हो तीनों। ठीक है, तो ये होता है आपका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। उस दिन अपन ने इसके एक छोटे मोटे क्वेश्चंस देखे थे, बहुत छोटे मोटे। एमजीएच वाला केस बताया था मैंने बस, है ना? यहां पर मैंने सबके लिए बता दिया, सबके लिए यही फॉर्मूला होता है, इसी से निकाला जाता है। तो अपन ने एक्चुअली में इससे मैंने एक निकाला हुआ फॉर्मूला आपको बता दिया एमजीएच, वो इसी से निकलता है। क्योंकि अब मैं अगर डेफिनेशन से सॉल्व भी करूँ तो आधे ज़्यादा बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। लाइक मैं करके दिखा देता हूँ। डेल्टा यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, और किसी हाइट r से, अर्थ के सरफेस पे रेडियस r होगी, हाइट r प्लस h तक लेके जाएं। सर ये क्या लिख दिया, क्या कहानी है? हो गया किसी को कंफ्यूजन? नहीं हुआ? न्यूटन ने डिराइव किया था फॉर्मूला फोर्स का, ठीक है ना? फोर्स का फॉर्मूला था, अगर नहीं है टेंशन तब तो बाहर निकाल देता हूँ, सॉल्व कर देते हैं। माइनस जी m1 m2 1 अपॉन आर स्क्वायर को मैं ऊपर लिखे गया r⁻², डी आर, आर से r प्लस एच, माइनस जी m1 m2
इसको जब मैंने थोड़ा सा और सॉल्व किया तो आर टू द पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस आर टू द पावर माइनस वन और आर से लेकर आर प्लस एच। अगर मैं माइनस को बाहर निकाल दूँ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें लिमिट्स रखी जी एम वन एम टू, और ये वन अपॉन आर होता तो वन अपॉन आर प्लस एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको मैंने सॉल्व किया, जी एम वन एम टू आर माइनस एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, यही बनेगा। आर से आर कट गया, क्या बचा, माइनस एच। इधर नीचे जो भी बचा मैं उसको बाहर निकालना चाहूंगा। तो जी एम वन एम टू और माइनस एच अपॉन, पहले तो मैंने इसको आर स्क्वायर प्लस आर एच किया, फिर इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, अगले स्टेप में नीचे से, तो नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, अंदर बच गया माइनस का एच अपॉन वन प्लस एच बाय आर, ये बचा। ठीक है, देखो यार एच एक्चुअली में अगर बहुत छोटा हो आर के रेस्पेक्ट में तो इसकी कोई खास औकात बचेगी एच बाई आर की। जैसे मान लो ये 100 मीटर हो, ये 6400 किलोमीटर है, तो इसकी कोई खास औकात नहीं बचेगी। नंबर जो भी आएगा 1.001 जोड़ के भी क्या कद्दू पे तीर मार लोगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या एच बाई आर को नेग्लेक्ट कर दूं, बिकॉज आर इज मच 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 ग्रेटर देन एच, तो उस केस में बोल सकता हूँ एच बाय आर टेंड्स टू बी जीरो। 0.001 आएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, और वन में जोड़ के कोई मतलब नहीं है। अच्छा दूसरी बात देखो, इतने टर्म को मैं क्या कह सकता हूँ मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, इतने टर्म को मैं क्या कह सकता हूँ अभी बताता हूँ। तो देखो बच्चा माइनस का एम टू जी और एच। ठीक है, इसको जी बोलते हैं, स्मॉल जी। कैसे, देख लो, एफ इज इक्वल टू, आप बोलते हो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, और इसी को एम टू जी भी बोलते हो अगर इस केस में ये मास ऑफ अर्थ हो तो, है ना। देखो एम टू से एम टू कट गया, जी इज इक्वल टू क्या बचा, जी एम बाई आर स्क्वायर। मैंने इसी को तो ये लिखा है, मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्मॉल जी लिख सकते हैं, इसको एच। अच्छा एक चीज नोटिस करिए, माइनस क्यों आया यहाँ पर, तो मैं कहाँ से कहाँ लेकर गया हूँ, नीचे से ऊपर लेके गया हूँ, आर से आर प्लस एच तक, यही किया मैंने। तो ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ करोगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव तो आएगा, इसलिए माइनस आया। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है एम जी एच। अब आपको समझ में आ रहा है कंडीशन होती है इस फॉर्मूले में, एच बहुत कम होना चाहिए, मैंने इसलिए लिखवाया था। तो जिनको डेरिवेशन छापनी हो छाप लो। वर्क डन, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे इस डेरिवेशन को अपन ग्रेविटेशन चैप्टर में भी करेंगे। अगर लिमिट मैं इसकी उल्टी कर दूँ तो ऊपर से नीचे ला रहा हूँ, आर प्लस एच से लेकर आर तक लेके गए, प्लस का आ जाएगा।
सेजल इसी का रिमोट देना होता। डन। अच्छा, कुछ बेसिक से क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछूं, क्या कैलकुलेट कर पाओगे? चलो छोड़ मारो गोली, पहले क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। ये सबको समझ आ गया? कॉपी लेके नहीं आया जब? आ गया इधर दोनों को समझ में? न्यू बालक दोनों, इधर पुराने बालक, कुछ आया समझ में? एल्ला, आपसे बोल रहा हूँ, कोमल जैमन। कोमल जैमन नाम है ना? इसके नाम पे गूगल ने अपने एआई का नाम रखा है जेमिनी, ट्रिब्यूट टू कोमल। तो एक आसान सा क्वेश्चन है आपके पास आज। क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल पे जाएंगे और इन क्वेश्चन से जो भी डर का माहौल है बना के रखना। तो एक रॉड थी, उसके लेंथ था एल, कैपिटल एल लेंथ थी, मास था एम, ठीक है। ये ग्राउंड पे कुछ ऐसे रखा हुआ था। आपसे पूछा गया इसके पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो हेडेक हो गई, कैसे निकालें? कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? अपन निकाल चुके, फॉर्मूला तो एम जी एच है ही। हाँ, क्या एम जी एच नहीं होगा? क्यों? देखो वो तो आपको लगाना ही नहीं है, एम जी एच ही लगाना। कम हाइट दिखना है ना, तो एम जी एच ही लगा के चलो। तो क्या आंसर आएगा इसका? एम जी एच पक्का? सब एग्री करते हो? नहीं बालकों, क्यों? अगर सारा मास इसका एच हाइट पे होता तब ये बात बोल सकते थे ना तुम। अगर ये रॉड कहीं पे ऐसे रखा होता एच हाइट पे, तब तुम ये बात बोल सकते थे कि सारा मास एच हाइट पे हो जाता एम जी एच। इस वाले केस में देखो, यहाँ पर रखा हुआ मास वो कुछ कम हाइट पे, धीरे धीरे और मासेस को देखता जाऊं, सब मासेस की हाइट चेंज होती जा रही है ना? तो पंगा हो गया। एक काम करते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पर एक एलिमेंट कट किया मैंने जिसकी हाइट थी y और थिकनेस था dy और इसका मास था dm, ठीक है। ये तीन चीज मैंने अज्यूम की। पहला क्या, एक छोटा सा मास एलिमेंट काटा जिसकी हाइट थी y, मास था dm, छोटा सा मास, और छोटी सी थिकनेस उसकी मास की dy, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसके लिए अगर मैं छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी निकालूं वो कितना आएगा? मास देखो इसका dm, जी वाई, वाई क्यों, डी वाई क्यों? डी वाई तो इसकी थिकनेस है ना। ग्राउंड से हाइट कितनी है? वाई। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 से एल तक, इसी डीएम को जोड़ता जाऊं 0 से लेकर कैपिटल एल तक, पूरा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। चलो, प्रॉब्लम है ये डीएम
कैसे निकालें? अगर ये निकल जाए, क्योंकि y इज ऑल्सो वेरिएबल, dm इज ऑल्सो वेरिएबल, तो dm को सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, l लेंथ में कितना मास था? कैपिटल M। तो 1 यानी यूनिट लेंथ में कितना मास आएगा? m/l। तो dy थिकनेस में कितना मास आएगा? तो m/l इंटू dy। क्या यही dm मास है? यहाँ से हटा के इसको dm ही लिख दो। यही तो है dm मास, छोटा सा मास, इसका मास। समझ आया नहीं आया? ये बात नहीं आया? पक्का क्लियर है सबको? चल, तो अगर मैं यहाँ से उठा के dm की वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो देखो m/l g y dy इंटीग्रेशन 0 से l दैट इज du। इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पूरा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो ये तो आ गया u, डेल्टा u एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर फेंको, m/l g ये सब कांस्टेंट था। अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ y dy 0 से l, वेरी गुड, m/lg, और इसका आया y² 2 इंटीग्रेशन करके, लिमिट लगाई 0 से l, सॉल्व किया m/lg, और ये आ गया l² 2, माइनस 0 करने से कोई फायदा नहीं है ना, 0 या तो एक l से एक l गुजर गया, फाइनल रिजल्ट इज mg/l/2। एक तरीका तो ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका था सेंटर ऑफ मास मेथड। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ प्रेजेंट होता? l/2 पर, तो mg इंटू l/2 आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे। नहीं, डेरिवेशन सीखना पड़ेगा। अभी के लिए तुम लोगों को हो सकता है कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा हो डेरिवेशन। अगला चैप्टर में सिर्फ यही डेरिवेशंस आएंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। 150 बार यही डेरिवेशन करना है, और अब आदत डाल लो, अब यही डेरिवेशन ही करनी पड़ेगी आगे चल के। अगला चैप्टर, उसका अगला चैप्टर, बस यही करते रहना। तो ये सेंटर ऑफ मास वाला मेथड कब लगा सकते हो आप लोग? जब सेंटर ऑफ मास पता हो। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तब तो आपने निकाल लिया, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो वो आगे वाले चैप्टर सिखाएंगे तब कर सकते हो, या फिर ये इंटीग्रेशन वाला मेथड। टुनटुन मौसी समझ में आ रहा है? Yes. डन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन फटाफट निकाल दो, ये फालतू सा क्वेश्चन है, बस बुक में है इसलिए करवा रहा हूँ। एक ब्रिक है आपके पास,
ए एंड बी जिसके लेंथ है, एक बार ये ब्रिक ग्राउंड पे ऐसे रखी हुई है और एक बार ऐसे रखी हुई है, ठीक है। दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, बस हो गया। अब तो सीधा सीधा शॉर्टकट बता चुका हूँ ना। अगर यूनिफॉर्म है तो क्या करोगे, h/2 कर देना सीधा, तो दोनों केस में निकाल दो। मास m है तो पहले केस में क्या हो जाएगा, ma/2 mga/2, और दूसरे केस में mgb/2, ठीक है। हाँ हो गया, बस यही। अगला क्वेश्चन अच्छा आएगा। फिर एक टेस्टी क्वेश्चन दे दूं। तभी तो किया है, नॉन यूनिफॉर्म होता तो गलत नहीं आ जाता। चलो डन। तो अगला आसान सा प्रश्न आप लोगों के श्यामपट्ट स्क्रीन पर, श्यामपट्ट नहीं जानते, ब्लैक बोर्ड हिंदी में कहते हैं, मैं तो ब्लैक बोर्ड बोलूंगा ना, श्वेत पट्ट बोलूं। चलो क्या होता है, हम लोग भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर हर बिस्किट पार्ले जी होता है और हर टूथपेस्ट कोलगेट होता है, हर डिटर्जेंट सर्फ होता है, ठीक है। अरे यार मैंने आज रिकॉर्डिंग ऑन करी नहीं करी, तो हर डिटर्जेंट सर्फ होता है, तो वैसे ही हर बोर्ड क्या है, ब्लैक। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि ब्लैक जिसके आगे लगाओ तो ब्लैक ही हो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। ब्लैक बॉक्स, पहले तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है यही नहीं पता। ये हर शिप हर प्लेन में रखा जाता है जो लास्ट कुछ आवर्स की रिकॉर्डिंग करता है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। ब्लैक बॉक्स, अगर वो प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ भी हो गया, वो ब्लैक बॉक्स इतने अच्छे मटेरियल्स का बना होता है कि जल्दी से वो डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है, तो उसमें रिकॉर्डिंग्स हमें मिल जाती है कि लास्ट में हुआ क्या था, ठीक है। जैसे वो सिग्नल होता है मेडे मेडे, सुना है कभी, फाइनल जो इमरजेंसी सिग्नल होता है मेडे मेडे बोला जाता है। अच्छा मेडे मेडे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी सिग्नल हाँ पीछे का पंखा बंद कर, हाँ वही स्विच है, गुड। मैं सोच भी रहा था बहुत देर, सोच के तबीयत खराब हो जाएगी बेचारे की, हो गया तो मैं रिस्क नहीं ले सकता ना। तो मेडे मेडे क्यों बोला जाता है पता है, क्योंकि ये साउंड बफर में भी, साउंड प्रॉब्लम में भी क्लियर सुनाई देगी मेडे मेडे। जैसे एस से रिलेटेड वर्ड होगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, मेडे मेडे क्लियर नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए तो वर्ड इसके लिए कोड मेडे मेडे ही बनाया गया है। क्वेश्चन है, देखो खांसी चालू हो गई ना, मना कर रहा था मैं। एक यूनिफॉर्म मास की चेन थी जो एक स्फेरिकल सरफेस पे रखी हुई थी, यहाँ तक। इस चेन का जो मास है वो m है, जिस स्फेयर पे रखा उसका रेडियस है r। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कर पाओगे, रहने दो मैं कर देता हूँ। करना चाहते हो ट्राई, पक्का, दो टाइम। काव्या बोल रही चुपचाप करवा दे, दिमाग मत लगा।
बेटा पता चल रहा है मैं फेस रीडिंग कर रहा हूँ। चलो हाँ बिल्कुल, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये ऐसा है। पहले मैं कर दूँ फिर कर लेंगे ऐसा, क्या कर, पहले मैं कर दूँ? हाँ, तो फेस रीडिंग करना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। जैसे उस फेस रीडिंग में भी अभी टारगेट ये काव्या ही होगी और थोड़ा बहुत ये कोमल होगी। क्या? मैं उन्हें टारगेट करता हूँ जो लोग रील्स देखते हैं। समझ गया फेस रीडिंग किसे कहते हैं? अगर अपनी लाइफ बर्बाद करनी हो तो रील्स देखा कर। जितनी देर रील्स देखते हो ना उतनी देर एक कंप्लीट लॉन्ग वीडियो देख लो, दैट इज ओके, बट रील्स मत देखो। MGL L कहाँ दिया है मैंने इसमें? गुड। चलो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिर एक आप लोग करोगे। ये वाला मैं करा देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड आप लोगों से दूंगा करने के लिए। जय दीक्षित, मैं करवा दूँ? अच्छा चलो 3 बोलते मैं करवा दूंगा, सब लोग टाइम चला रहे हैं इसलिए 3। अब इधर देख लो। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना? तो यार ये चेन सीधी थोड़ी रखी हुई है जो mgr/2 हो जाता, ये कर्व सरफेस पे रखा है। और यहाँ पर अगर तुम ध्यान दो तो जैसे जैसे हाइट डिस्टेंस ऊपर जाती जा रही है, मास बढ़ता जा रहा है एक पर्टिकुलर रेंज में कर्व सरफेस में। अगर यहाँ पर मान लो कि कई मीटर्स का है, 1 मीटर में जितना मास है, क्या अगले 1 मीटर में भी उतना ही मास होगा? नहीं, उसमें ज़्यादा मास आ जाएगा, उसके अगले 1 मीटर में और ज़्यादा मास आ जाएगा। तो यानी हाइट भी वेरिएबल है यहाँ पर, हाइट के साथ साथ मास चेंज हो रहा है। नहीं समझ आई बात? चलो तो फिर करें कैसे इसको सॉल्व? बड़ा अजीब सा पार्ट आ गया। एक काम करते हैं, वही काम, छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं। इस एलिमेंट को यहां से कोई एंगल का नाम देते हैं डी थीटा, ठीक है? डी थीटा लेंथ पे कट किया, इसकी थिकनेस dy, इसकी हाइट dy छोड़ो, डी थीटा ले लिया ना, मास dm ले लो। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बता सकता है कोई? अगर ये डी थीटा तो इस एंगल को थीटा मान लेते हैं एक बार के लिए, थीटा, ठीक है? और ये लेंथ तो रेडियस ही होगी ना यार, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? r sin थीटा, यस और नो? किसी को अलग कुछ लग रहा हो तो बता देना, r cos थीटा लग रहा हो, r tan थीटा लग रहा हो। दिमाग ही नहीं लगा ना, मान लिया बस r sin थीटा। लगाओ दिमाग भाई, r sin थीटा कैसे आया? ट्राइंगल है, ये r है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज sin थीटा, तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या आएगा? हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो अगर मैं इसके लिए छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी निकालूं du, वो क्या आएगा? मास आ गया dm g, और हाइट कितनी है? r sin थीटा। बड़ी अजीब सी कहानी आ गई, थीटा भी वेरिएबल है, dm भी वेरिएबल है, तब dm को रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे करें कैसे करें कैसे करें? सबसे पहली चीज मैंने मानी, देखो दो बातें। पहली बात मानी कि L लेंथ के लिए मास m, तो यूनिट लेंथ के लिए मास कितना आएगा? m/l। मैंने जानबूझ के मन लिखा यूनिट लेंथ के लिए मास, ठीक है? इसको यहीं पे छोड़ते हैं। दूसरी बात, अगर थोड़ा थोड़ा उड़ती उड़ती से मेरी बात याद हो, तो ये लेंथ तो मुझे पता ही नहीं है यार कितनी है।
एक बार के लिए dl नाम मान लूँ, dl ये वाली लेंथ जो रही होगी वो dl रही होगी। तो मैं जानता हूँ जहाँ तक थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हुआ करता था, तो यहाँ पर डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर होगा। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तुम दोनों मैथ्स के बालक हो ना, तो फिर तो पता होगा। ठीक, तो यहाँ से डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा हो गया, यहाँ चिपका दें। तो डी एल लेंथ के लिए कितना मास आ जाएगा बच्चों? मास फॉर डी एल लेंथ दैट इज m बाय एल आर डी थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। dl से मल्टीप्लाई करते dl की वैल्यू क्या हो गई? आर डी थीटा। और इसी को क्या मैंने dm बोला था, तो dm इज इक्वल टू m बाई एल आर डी थीटा। चिपका दूँ वहाँ पर, कोई तकलीफ? तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा जो जो कांस्टेंट है सीधे पहले बाहर रख दो इंटीग्रेशन से। देखो m बाई एल कॉन्स्टेंट है बाहर, g कांस्टेंट है बाहर, और देखो एक r यहाँ पर था, एक r यहाँ पर है, आर स्क्वायर भी बाहर, रेडियस भी तो कांस्टेंट है। अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? देखो थीटा कहाँ से इंक्रीज करेंगे अपन? 0 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक लेकर जाएंगे? कहाँ तक लेकर जाएंगे? ये कौन सी हाइट है? एंगल, एंगल 90 डिग्री ना, यानी कि पाई बाई 2। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। m बाई एल जी आर स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, हाँ वेरी गुड, माइनस कॉस थीटा हुआ करता है, मैंने माइनस बाहर रख दिया। ठीक है, 0 से पाई बाई 2, लिमिट रखो तो माइनस m बाई एल जी आर स्क्वायर, कहाँ मर गया, कॉस 90, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। अगर आपको पता हो तो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है? 0, और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ से माइनस 1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गए। फाइनल आंसर इज एम एल जी आर स्क्वायर। दिस इज नॉट कंप्लीट आंसर, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि एल दिया था क्या मुझे क्वेश्चन में? नहीं, तो एल को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो हम अगेन जानते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर आर्क यहाँ पर कितना है? एल, और रेडियस आर है, तो थीटा कितना है पूरा? 90 नहीं है, पाई बाई 2 है, रेडियन में रखना पड़ता है। तो एल की जगह क्या आएगा? पाई आर बाई 2, यही आएगा। एल को रिप्लेस कर सकते हैं, पाई आर बाई 2। फाइनल रिजल्ट इज u इज इक्वल टू m बाई पाई आर जी आर स्क्वायर, और 2 जो होता है उसको ऊपर लिख दिया, एक आर से एक आर गुजर गया, तो फाइनल रिजल्ट इज 2mgr डिवाइडेड बाई 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ आया? था ना टेस्टी क्वेश्चन? और तुम लोग बोले तो हम ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करा था, मतलब पहले आर वाला नहीं था, हाँ, वो निकाला था, लेकिन मैंने क्या हुआ उसको रेडियन में रखा, 90 डिग्री कर दिया था, उसमें अलग ही आंसर आया। तो आएगा। चलो वेरी गुड। रेडियन में जब रखा तो अगर कोई यहाँ तक पहुँचा था, थोड़ा सा भी पहुँचा था, तो बहुत बढ़िया, गुड अप्रोच। चलो प्लीज नोट इट डाउन। अब लग रहा है ना फिजिक्स जोरदार मस्त? अब फील आ रहा होगा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अब तक फील ही नहीं आ रहा होगा। आ गया था अभी तक भी? नहीं यार, फिजिक्स की फील मैं तब मानूंगा जब तुम लोग रोटेशन चैप्टर झेल जाओगे। एक बार रोटेशन चैप्टर मेरे हाथ से निकलने तो वो झेल जाओ, फिर मान जाऊंगा। और वो अकेला चैप्टर है जो डिसाइड कर देता है, पता है आपको, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हर बार आता है उससे। हाँ, रोटेशन से हर बार आता है। आपको पता है रोटेशन चैप्टर में टीचर बहुत मेहनत करते हैं, और उसके बाद भी क्या होता है, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते।
छाप लिया? तो एक क्वेश्चन दे दूं अगला, आसान सा। आसान ही देता हूँ, मुश्किल तो मैं देता ही नहीं। तो इस बार क्या हुआ बच्चों, ये पूरे पे नहीं था, ये कुछ यहां तक था। मुझे नहीं पता ये क्या था, कहाँ तक था, कौन से एंगल तक था, ये भी नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि इसकी लेंथ इस बार थी L। ठीक है, ये पूरे स्फेयर पे नहीं है, किसी एक रैंडम एंगल तक पॉसिबल है, हो सकता है। तो इस बार मुझे सॉल्व करके बताना है आपको। मास m, लेंथ L, चेन इस बार यहां से शुरू होकर यहां तक कहीं तक है। मुझे फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मुझे गिवन डेटा है m, L और r, ये तीन गिवन डेटा है, वो आप जानो। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग हमेशा सॉल्व कर पाओ, कोई भी एंगल पे दे दे वो, क्योंकि जरूरी थोड़ी 0 से 90 तक के लिए पूछेगा आपसे, 0 से 45 डिग्री पूछ ले वो, या 45 से 90 पूछ ले, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ तीन डेटास गिवन है, m, r एंड l। यहाँ पर एक डीसी पांडे रखी होगी 11th की,
मैंने कई बार पढ़ने के लिए दी थी ना आपको, मैंने लेके नहीं गए थे। डीसी पांडे कहाँ गई यार यहाँ से? तुम्हारे पास है अपनी वाली, खुद की वाली? बाहर है, लो। चलो, हुआ ये क्वेश्चन किसी से? किसी से नहीं हुआ? मैं सॉल्व करूं या घर के लिए छोड़ दूं? मैं कर दूं? यार कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिमिलर तरीके से तो कर रहा था क्या? देखो इधर, इस बार भी डीएम काटा, यहाँ से थीटा माना मैंने ग्राउंड से, वही सेम कहानी। क्या पोटेंशियल एनर्जी उसका इतना ही होगा? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो इतना ही होगा ना इस बार भी। फिर मैंने माना कि जो टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कहीं यहाँ इनिशियल पॉइंट थीटा 1 रहा होगा, इनिशियल एंगल, और कहाँ तक गया, या थीटा इनिशियल बोल दो इसको, और फाइनली कहाँ तक गया, थीटा फाइनल तक। ज़रूरी नहीं हमेशा 90 तक दे, तो थीटा फाइनल बोल देता हूँ। ठीक है, तो थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। इस बार मुझे एंगल नहीं पता था, बाकी सब कुछ मालूम था। तो थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, बाकी सारी कहानी सेम टू सेम। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते तो इसे एक और तरीके से कर सकते थे। एक और तरीका बताऊं? चलो जाने दो यार, इसी से कर लो। तो बस द फाइनल रिजल्ट इज u इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल जी आर स्क्वायर कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। इसको मैं थोड़ा सा और माइनस बैलेंस करता हूँ। u इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर बाई एल कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। ठीक सर, आपने तो थीटा वेरिएबल दिया ही नहीं था, कैसे आंसर उसके फॉर्म में आ जाएगा? तो चेंज कर देते हैं। किसने मना किया? चेंज कर सकते हैं। कैसे? कैसे उड़ाया जाए? सबसे आसान तरीका क्या दिख रहा है? वही करूँगा, लेकिन इसको पहले थोड़ा छोटा करने की सोच रहा हूँ कि इसको कैसे इजी बनाया जा सकता है। cos c माइनस cos डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू माइनस का 2। रख सकते हैं अपन, रख दो। थीटा फाइनली तो 90 डिग्री है, cos थीटा फाइनल तो खत्म कर दें, क्योंकि थीटा फाइनल तो मुझे दिख रहा है कितना है, पाई बाई 2 तक। ये तो खत्म हो गया। तो u इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर बाई एल कॉस थीटा इनिशियल। अब मुद्दा है कॉस थीटा इनिशियल कैसे निकालें? कैसे? 90 माइनस इसके पूरे का एंगल, तो कॉस, इसको मैं लिखता हूँ, देखो अब इसको कन्वर्ट, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगी इसमें। एम जी आर स्क्वायर बाई एल कॉस 90 माइनस, मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ, एंगल ऑफ चेन
देखो थीटा वन अगर आप सोचो इसके बीच का एंगल, क्या मैं एक बार के लिए फाइव वर्ड बोल तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे एंगल आते जा रहे हैं। फाइव बोल सकता हूँ, cos 90 माइनस एंगल ऑफ चेन दैट इज फाइव, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो एम जी आर स्क्वायर बाई एल साइन फाइव, और फाइव कैन बी रिटर्न एज, देखो आर्क लेंथ कितनी है इसकी एल, रेडियस कितनी है आर, तो एम जी आर स्क्वायर बाई एल साइन, क्या हो जाएगा एंगल, आर्क बाय रेडियस, ये इसका रिलेशन निकल गया। तो ऐसे ऑप्शंस आपका एग्जाम में मिलेंगे, तब घबराना मत, समझ आया, ऐसे सॉल्व करने पड़ जाते हैं। इल्ले आ तो गया ना। अच्छा, जो आप लोग जोक्स सुनते हो, जोक्स के बारे में ये जानते हो कि सबसे ज़्यादा जोक्स कहाँ लिखे गए थे? ना, आप ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो जोक सुनते हो ना, सारे लगभग इसराइल में लिखे गए, बट नॉट इन कंट्री इसराइल, यहूदियों के द्वारा लिखे गए हैं वर्ल्ड वॉर टू के एरा में, जब इन पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। हाँ, ऑस्ट्रिच, उन्हीं जोक्स को हिंदी में कन्वर्ट किया गया और ऐसे वैसे। ये बॉटल मेरे सर पे कौन रख के गया है इधर, तुम में से है किसी के? आसान था ना क्वेश्चन? तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। सर ये भी तो पहले पढ़ रखा है। पढ़ा है पहले इक्विलिब्रियम कभी? कहाँ, लॉज ऑफ मोशन में अच्छे खासे इक्विलिब्रियम पढ़ा है यार मैंने। बैलेंस को, हाँ, समीशन, एफ टाउ नहीं, समीशन टाउ, जिसको तुम बैलेंस फोर्स की कंडीशन कहा करते थे। इजी। टॉपिक डालो इक्विलिब्रियम। तो मुझे इक्विलिब्रियम कौन याद दिलाएगा? कोमल याद दिलाएगी। क्या होता था बेटा इक्विलिब्रियम? सब खुश हो गए, टाप गए। जय दीक्षित, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? स्टेट ऑफ रेस्ट में हो वही इक्विलिब्रियम। मतलब क्या?
दोनों साइड बैलेंस हो तो सिर्फ। श्रद्धा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? श्रद्धा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? श्रद्धा सो गई। गुड। यूवी गेमिंग, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये एनसीईआरटी की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने पूछा इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये पूछ रहा है व्हाई, व्हाट। बेटा इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम। चलो, हमारा दोस्त यूवी गेमिंग तोतला सुनता है, आवाज नहीं आ रही। छवि, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? सर जब अपोजिट फोर्सेस जो होती है वो बैलेंस होती है, पोजीशन एफएफपी 0 होता है, एफएन 0 होता है, एफएफपी 0 होता है। चलो गुड। तो स्टेट ऑफ रेस्ट, ढक्कन सिर्फ स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं, स्टेट ऑफ मोशन भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टेट ऑफ मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मैंने आप लोगों को सिंपल सी भाषा में समझाया था, अगर सिस्टम पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है दैट मींस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, खत्म कहानी। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हो सकता है? वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, दोनों चीजें पॉसिबल है ना? हाँ बिल्कुल, इक्विलिब्रियम होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो जिसमें अपन ने एक बात कही थी, एफ नेट इक्वल टू जीरो, इसे कहते थे इक्विलिब्रियम, याद आ रहा हो तो। इक्विलिब्रियम डायरेक्शनल भी होता था, कई बार वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होता था सिस्टम, एक्स में नहीं होता था, ऐसे केसेस भी हम लोगों ने देखे थे। अब मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने शायद अभी से 40 मिनट पहले आप लोगों को कुछ बताया था, नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? पोटेंशियल, डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स या एफ डी आर। तो अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन हटाऊं तो इसको डी लिख सकता हूँ, ये तो पता है ना, डेल्टा और डी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, डेल्टा बहुत बड़े चेंज को दिखाता है, डी बहुत स्मॉल चेंज को दिखाता है, दोनों होते सेम चीज़ हैं। और अगर मैं यहाँ से एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर लिख दूँ तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा, लिख सकते हैं। और अगर किसी कंडीशन में डी यू बाई डी आर की वैल्यू अगर इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो पार्टिकल उस पॉइंट पर कौन सी कंडीशन में रहेगा? देखो डी यू बाई डी आर किसके बराबर है? एफ के बराबर। एफ जीरो हो गया मतलब क्या? इक्विलिब्रियम। तो अगर डी यू बाई डी आर जीरो है तो पार्टिकल किस में है? इक्विलिब्रियम में। लेकिन अब इक्विलिब्रियम के भी तीन टाइप होते हैं। कोई बताना चाहेगा? ये टाइप नहीं है, किसी ने पहले से पढ़ रखा हो, कोई बताना चाहता हूँ? हाँ दोस्त, नहीं पढ़ रखा? चलो, टुनटुन नहीं बताना चाहोगे? चलो मैं बता देता हूँ। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल, अब तो कॉमन सेंस है, और एक होता है, अब नहीं बता पाओगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीनों की कहानी क्या है? एक डायग्राम बनाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, सब लिखवाएंगे। ये एक स्फेयर है,
इस स्फीयर के अंदर एक दूसरा स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, छोटा सा। इस स्फीयर को मैंने ऐसे टल्ला मार दिया अंदर वाले स्फीयर को, क्या होगा? घूम फिर के वापस यहीं आ जाएगा, फिर से स्टेबल हो गया होगा। तो इसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर आपके मन में आई सर इसके अंदर ही क्यों रखना, हम चाहते थे इसके ऊपर भी तो बैलेंस कर सकते थे, कर लो बैलेंस, हो जाएगा बैलेंस। तो है एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में, मैंने बिल्कुल शार्पली बैलेंस कर दिया उसे। फिर किसी के मन में ऐसे इसके बगल में जाके फूक मार दी थोड़ी सी, क्या होगा? तुरंत भाग गया है यहाँ से, क्या ये वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर पाएगा? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में तो था, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम में था? बिल्कुल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। न्यूट्रल, ये रखिए बॉल, ठीक है, हमने टल्ला मार दिया, मार लो, प्लेइंग ग्राउंड पे थे, क्या फर्क पड़ रहा है उसे, इक्विलिब्रियम में ही है वो, ठीक है। तो वो ना तो स्टेबल था ना अनस्टेबल था, क्यों? क्योंकि ना तो अपनी पोजीशन रिगेन कर पाया और ना ही अनबैलेंस हुआ, लेकिन अनस्टेबल वाला अनबैलेंस हो गया। अब अपन से वो क्वेश्चन पूछेगा कैसे, अजीब अजीब से वैल्यू दे देगा यू की, वेरिएबल फॉर्म में 3x² + 4x + y, कुछ भी बोलेगा कि बताओ पार्टिकल, ये फोर्स लग रहा है उस पर, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो बताओ वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। फिर आपको हो जाएगा कंफ्यूजन। देखो, जब आप एक बार डिफरेंशिएशन कर लोगे ना यहाँ से, तो यहाँ से एक्चुअली में देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इस जीरो को तो हटा देते हैं, चलो लिखने के बाद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। जो भी यू की वैल्यू गिवन होगी तो आप सबसे पहले du/dr निकालोगे, फिर उसे खुद रखोगे जीरो के बराबर, स्टेप 1। फिर यहाँ से r की कुछ वैल्यूज आएगी, लेट अस सपोज r1 r2, ठीक है। फिर स्टेप 2 में आप निकालोगे d2u/dr2, मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। और फिर उसमें रखोगे वैल्यूज आर की जगह r1 एंड r2, इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पर तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ ही चुका था इन पॉइंट्स पे, हाँ। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इसमें रखेंगे, किसमें? r1 एंड r2, दोनों को अलग अलग टाइम पे रखेंगे, एक बार r की जगह r1 रखेंगे, एक बार r की जगह r2 रखेंगे। अब इसकी तीन तरीके की वैल्यूज आ सकती थी, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी d2u/dr2 ग्रेटर देन जीरो आता है, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम था? स्टेप। d2u/dr2 लेस देन जीरो आता है, मतलब नेगेटिव आता है, कौन सा? अनस्टेबल। और अगर ये जीरो आ जाता है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन तीनों केसेस में क्या एक बात कॉमन है? du/dr इक्वल टू जीरो रहेगा, du/dr इक्वल टू जीरो और du/dr इक्वल टू जीरो, ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। पहले सिर्फ इतना सा छापो, ये वाला इस लाइन से पहले पहले का, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। ये वाला पॉइंट बेटा ये मैं समझा नहीं सकता वापस, इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम जाके रिपीट करो। मैंने मैक्सिमम मिनिमम समझाया था क्रिटिकल पॉइंट रखना। बेटा क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालते ऐसे थे, वहां पर याद करो मैंने जब भी कर्व बनाए थे तो मैंने बोला था एक मिनिमम पॉइंट होता है, एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। ये वाला पॉइंट की शक्ल किससे मिल रही है, जरा याद करो। मिनिमम के लिए क्या होता था? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो, देखो ग्रेटर देन जीरो। इस वाले पॉइंट की शक्ल किससे मिल रही है? मैक्सिमम से, मैक्सिमम की अनस्टेबल से। उसके लिए क्या रखते थे कंडीशन? लेस देन जीरो, नेगेटिव आता था वो मैक्सिमम होता था, वही तो चीज़ है। क्या हो गया? du/dr, ये किसी पॉइंट पे r की किसी वैल्यू पे जीरो होता है, हमेशा जीरो नहीं होगा। इस लाइन से ऊपर ऊपर का, तो अगर du/dr जिस पॉइंट पे जीरो है वो पॉइंट कैसा कहलाएगा? इक्विलिब्रियम। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति,
वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके आगे जो आप पार्ट नोट करोगे वो ये वाला, लेकिन ध्यान रखना इसमें कॉपी को वर्टिकल रखो। इसमें मैं इसके नीचे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, टेबल बनवाऊंगा, कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, तो तीनों के नीचे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वर्टिकल पेज रखकर फिर करो इसको, ठीक है। तो पहले तो ये पॉइंट्स लिखो, फिर उसके बाद आगे लिखवाता हूँ। हो गया, मैं लिखवाऊँ पॉइंट्स। अच्छा ये वेव मत बना लेना, ये तो समझाने के लिए बनाया था मैंने, बाद में बना लिया इसको। क्या नींद में सो रहे होते हो क्या जब पढ़ा रहा होता हूँ? नहीं बनाया ना। लिखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहला पॉइंट, व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम its equilibrium position, when displaced from its equilibrium position, a net restoring force starts acting on the body which has a tendency to bring the body back to its इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब इसको जैसे इक्विलिब्रियम से हिलाओगे क्या होगा, खुद ही रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। वो अगला वाला स्फीयर अनस्टेबल हो जाएगा, बड़ा वाला, वो इसको फिर से
खुद को बैलेंस करने के लिए इसको इक्विलिब्रियम पे लेकर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आया, तो खुद ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर लेता है। दूसरे वाले में चलते हैं, सॉरी दूसरे वाले में इसी का दूसरा पॉइंट लिखते हैं, स्टेबल का ही दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं। व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन the center of gravity of the body goes up। तो बच्चे इस केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर बढ़ती है, अभी समझाता हूं कैसे, ठीक है। अभी दूसरे के लिए पॉइंट लिखते हैं, अनस्टेबल के लिए। तो अनस्टेबल के लिए पहला पॉइंट है व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन a net force starts acting on the body which moves the body in the direction of displacement or away from equilibrium position दूसरा पॉइंट लिखो अनस्टेबल में ही, when displaced from equilibrium position the center of gravity of the body comes down। अब न्यूट्रल में लिखते हैं, लिखो when displaced from, हाँ मनस्वी सर आप अनस्टेबल का सेकंड पॉइंट रिपीट कर जाए। बेटा आप लोगों में से जिसका भी छूट गया है अभी लक्ष्य ग्रुप पे फोटो डाल देगा, ठीक है, तो आप वहां से नोट कर लेना। लक्ष्य बेटा कर ले अपन लोग, लिख ले अपन, नहीं कोई ऐसा जरूरी हो तो। when displaced from its equilibrium position न्यूट्रल में लिख रहे हैं हम लोग, when displaced from its equilibrium position the body has neither the tendency to come back nor to move away from the original position। It is again in equilibrium। अच्छा इसमें भी दूसरा पॉइंट है,
तो दूसरा पॉइंट पहले समझाता हूं फिर लिखना है। देखो जैसे ये डिस्प्लेस होके मान लो इसको अनस्टेबल किया मैंने, ये ऊपर गया, लेट अस सपोज इस पोजीशन पे आ गया, तो सोचो यार इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कुछ ना कुछ, आया ना। तो मैंने यही तो कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई। स्टेबल में ये लिखा है। अनस्टेबल में देखो जैसे ये नीचे आएगा, तो पहले सारा ज्यादा मास ऊपर की तरफ था, अब ज्यादा मास नीचे की तरफ होने लग गया, तो ये कैसा हो गया अनस्टेबल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे आ गई, नीचे। क्लियर हुआ। न्यूट्रल वाले में क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो ऊपर गई ना नीचे गई, कहाँ रहा, सेम लेवल पे। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे अब उसमें, सेम लेवल। सेकंड पॉइंट बना सकते हो, अब बना दो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसका। बेटा फोटो मिल जाएगी अभी ग्रुप पे, यूवी श्रीधा हम हैं बच्चे क्लास में। यस सर। तो बच्चे मैं तब क्वेश्चन पूछ रहा था, तब कहाँ गायब हो गए थे। चलो क्वेश्चन है अगला बच्चों, इफ U इज इक्वल टू, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, तो U इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो आपको फाइंड करना है, बताओ ये कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम कहां पर होगा और कौन से इक्विलिब्रियम में होगा। साथ के साथ एक होमवर्क क्वेश्चन भी सेम है, U के लिए लिख लो, U की वैल्यू लिखवा रहा हूं, U इज इक्वल टू, होमवर्क क्वेश्चन के लिए लिख लो -20 प्लस ब्रैकेट लगाओ और उसमें लिखो x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। मैं रिपीट कर रहा हूं -20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी आपको बताना है इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, पहली बात, और दूसरी बात कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल अनस्टेबल या न्यूट्रल। ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन पहला वाला। अब इसको ध्यान से समझना, सबसे पहले f इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, सॉरी f ने u इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस, यही दिया हुआ है। तो अगर मैं f निकालना चाहूँ तो क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स, फिलहाल x डायरेक्शन होगा x। बेटा रेस ना लगाओ, मारूंगा बहुत बुरा, कॉपी के पेज फाड़ देता हूँ मैं रेस लगाने पर। पहले समझा करो, समझते टाइम समझा करो, बाद में तुम रेस लगा रहे थे। चलो u की वैल्यू रखें इसमें माइनस डी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट किया, माइनस ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस बी, माइनस इसमें चिपका है, क्या बना -2ax प्लस बी। अब मुझे अगला स्टेप क्या करना होता था, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखना होता था, तो रख दो इसको 0, कितना आ जाएगा, ये अपना क्या है डी यू बाई डी एक्स निकाला था अपन ने।
इसको ज़ीरो रखेंगे बच्चों तो यहाँ से आ गया -2ax+b = 0, और यहाँ से x निकल के आया b/2a। क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिला मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप क्या होता था, मुझे निकालना होता था d2u/dh2। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया वापस से, क्या बचा माइनस का 2a, b तो बचा ही नहीं। अच्छा, अब इसमें x की वैल्यू रखने के लिए x भी नहीं बचा, है ना, तो इसका आंसर तो हमेशा कैसा आने वाला है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यही था ना, हाँ ठीक है, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पर, x = b/2a पर। इसने आंसर गलत दे रखा है क्या बुक में। हम्म, हाँ इन्होंने जो आंसर दे रखा है वो स्टेबल है, बट अपना आंसर सही है, इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। होमवर्क में दिया है वो माइनस क्या दिया हुआ है, -20 + x-2 का होल स्क्वायर, तो 2x-2, x आ गया 2 प्लस का, और फिर तुमने इसका वापस से किया तो x-2 तो ख़त्म ही हो गया, तो 2 बचेगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा है प्लस का, माइनस का, नो 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 नो, माइनस का स्टेबल आएगा, स्टेबल आएगा कहाँ पर, x = 2 पर। डन, तो आई होप आज के लिए काफ़ी है, समझ में आया, मस्त लग रहा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। क्वेश्चंस कर रहे हो, जिसको जैसे जैसी बुक्स मैंने दे रखी रेस्पेक्टिव कर रहे हो उसमें से वर्क एनर्जी पावर, कोई डाउट तो आता नहीं, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, किसी का कोई डाउट ही नहीं आ रहा। एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए उसमें, 5 से 6 क्वेश्चन हो गए एटलीस्ट, 6 हो गए।
कंसेप्ट एक्सरसाइज दी थी ना, कोई बात नहीं। अच्छा अब ये चैप्टर सिर्फ 2 दिन का और बचा हुआ है, मैं चाहूँ तो 3 दिन का, बहुत ज़्यादा तो अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर लूँ तो। डाउट तुम्हारे जो बच गए ना उसमें अगले टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे, जब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाऊंगा ना उसमें और क्लियर हो जाएगा। इसमें जो डाउट तुम्हारे हमेशा रहेंगे ना वो रहेंगे पावर के क्वेश्चन में। रीजन, पावर के क्वेश्चन वो अपनी मर्जी से बना के बहुत अजीब अजीब देगा वेरिएबल फॉर्म में, उसमें हमेशा फंसोगे। चलो आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you. थैंक यू वेलकम।